चलिए, अब हम लोगों ने जनरलाइजेशन समझ लिया किस तरीके से काम करता है। अब अगला कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि सॉल्यूशन की तरफ जाना है। सॉल्यूशन की तरफ जाने के पहले हमें कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस, कुछ रूल्स की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के हम आगे बात कर पाएंगे। सबसे पहले अभी हम लोग कुछ डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे आज। हमारी जो डेफिनेशन है सबसे पहले जो हम लोग अभी इस लेक्चर में कवर करेंगे, तो पहला हो जाता है आपका होमोजीनियस सिस्टम एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हम कभी भी कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, चाहे जितने भी रोज हो जाए, जितने भी कॉलम्स, जितने भी रोज हो जाए, जितने भी कॉलम्स हो जाए, हमारा सिस्टम कैसा है? ए एक्स इज इक्वल टू बी के जैसा है। ठीक, ए एक्स इज इक्वल टू बी के जैसा है। आप जानते हैं जहां ए आपकी इन जनरल अगर हम कहें तो m क्रॉस n है, x आपका जब जनरली हम कहेंगे तो n क्रॉस 1 है, और b आपका m क्रॉस 1 है। इक्वल भी हो सकते हैं m और n। ओके, अब यहां पे सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट हमको ही समझना है कि होमोजीनियस क्या होता है। अगर सोचिए कि आपका बी कॉलम, जिसके अंदर आपकी एंट्री है b1 b2 से लेकर के bm तक, b1 b2 से लेकर के bm तक की एंट्री, b1 b2 से लेकर के bm तक की एंट्री, अगर हमारी सारी एंट्री इकट्ठा जीरो हो जाए, सारी, अगर हमारी सारी एंट्रीज इकट्ठा जीरो हो जाए, मतलब अगर b1 जीरो, b2 भी जीरो, b3 भी जीरो से bm भी जीरो, b1 जीरो, b2 जीरो, b3 जीरो, b4 जीरो, bm सारे के सारे जीरो, दैट इज हमारे जो कैपिटल B है इसको हम जीरो से रिप्लेस कर दें, तब हमको मिलता है क्या सिस्टम? तब हमको मिलता है सिस्टम ax इज इक्वल टू जीरो। ठीक, इसको ही बोलते हैं होमोजीनियस। इसको ही क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सिस्टम। बहुत सिंपल। अब होमोजीनियस के एग्जाम्पल क्या हो गए? जैसे कि आपसे हमने का बोला x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू जीरो। ये भी एक सिस्टम है, एक लाइन, एक इक्वेशन, तीन अननोन। तो यहां हमने कह दिया 2x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू जीरो। अब इसको होमोजीनियस कहा जाएगा क्योंकि सारे बी आई जीरो है, सारे के सारे बी आई जीरो होने चाहिए। रूल समझे आप? सारे के सारे बी आई जीरो, एक भी नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, तब होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस किसको कहेंगे? सबसे आसान शब्दों में कहें कि अगर आपका सिस्टम होमोजीनियस नहीं है तो नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक, सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस, सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस इफ इट इज नॉट होमोजीनियस। अच्छा, नॉट होमोजीनियस का मतलब कई बार स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि मेरे बी आई जीरो नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है। नॉन होमोजीनियस का मतलब है कि यार कोई ना कोई एक बी आई नॉन जीरो हो। अब एक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। आप पानी पीने गए, अब पानी पीना है आपको, पानी पीना है, अब पानी में गलती से एक ड्रॉप इंक की चली जाए तो आप उसको नहीं पिएंगे ना। अब ड्रॉप एक जाए या ड्रॉप दो जाए या तीन जाए या 500 जाए, उससे क्या फर्क पड़ता? क्लीन वाटर होना चाहिए। वही बात यहां पर कही जा रही है कि सिस्टम होमोजीनियस है, एकदम क्लीन है अगर सारे जीरो है, और अगर सारे जीरो नहीं है तो बेकार, तब नॉन होमोजीनियस। ठीक, अब नॉन होमोजीनियस किस कारण से हो रहा है? कि कोई एक नॉन जीरो हो जा रहा है कि कोई दो, वो इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा। इंक एक बूंद गिरी या चार, गंदा तो गंदा ही हुआ ना।
बात समझ में आई? तो होमोजीनियस होने का मतलब सारे जीरो होना, और बस किसी तरह ये कंडीशन फेल हो जाए, यानी चाहे कोई अकेला एक जीरो ना होता हो, या दो ना होते हो, या तीन ना होते हो, या सारे ही ना होते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आएगी आपको? सिंपल सी। तो हम कहेंगे दैट इज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन बी आई, जहां आपका आई 1 से m में वेरी कर रहा है, सच दैट आपका बी आई नॉन जीरो है। एक भी ऐसा एग्जिस्ट कर गया तो खेल खत्म, एक भी ऐसा एग्जिस्ट कर गया तो खेल खत्म। तब आप उसको क्या बोल दोगे बेटा? नॉन होमोजीनियस। जैसे ऊपर वाले इक्वेशन में आप समझो, ऊपर ही वाले एक इक्वेशन में एक कोई नॉन जीरो बना दे तो नॉन होमोजीनियस देगा। हमने कहा एक्स माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 4z, देखो वन बना दिया। अब ये नॉन होमोजीनियस हो गया। समझ गए? तो नॉन होमोजीनियस के लिए जनरली एक्स इज इक्वल टू बी जब हम लिखते हैं तो एक्स इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं होमोजीनियस के। क्लियर? तो ये हो गए होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अब यहीं पर एक और छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स, या इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट होना बिहेवियर है, और जो फिनोमिनन है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंट होना मेरी क्वालिटी है, इनकंसिस्टेंट होना मेरी क्वालिटी है। और अगर हम इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं तो हम किस फिनोमिना की बात कर रहे हैं? हम इनकंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। समझे आप मेरी बात? तो कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? अगर आपके सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ऐसे x1 x2 नहीं मिल पाए जो आपके सिस्टम को सेटिस्फाई करें, एग्जिस्ट ही ना करते हो, तब आपका जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा। तब आपका जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा। तो हमने कहा ax इज इक्वल टू बी इज ax इज इक्वल टू बी इज इनकंसिस्टेंट। ax is equal to b is inconsistent if it has no solution। अगर एक सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो आप उसको इनकंसिस्टेंट बोल देंगे। जैसे ऊपर पैरेलल लाइन वाला एग्जांपल देखा था, इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट कब हो जाएगा? जब इनकंसिस्टेंट ना हो, यानी कि कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि इनकंसिस्टेंसी नहीं है, यानी मेरे पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन नहीं है। मतलब जब ये हम कह रहे हैं कि मेरे पास नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब है मेरे पास सॉल्यूशन होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट होने का मतलब हो गया मेरे पास सॉल्यूशन होना चाहिए। अब सॉल्यूशन एक है या सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, उस बात का मैटर थोड़ी ना। या तो या तो मेरे पास एक बढ़िया सी स्पोर्ट्स कार है, या तो मेरे पास एक बढ़िया सी स्पोर्ट्स कार है। आपने कहा या तो नहीं है, या तो मेरे पास एक बढ़िया सी स्पोर्ट्स कार है या तो नहीं। अब अगर आपने कहा सर के पास स्पोर्ट्स कार है या मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, तो अब मेरे पास एक कार है कि मेरे पास दो कार है, वो इररेलेवेंट हो गया। मेरे पास एक गाड़ी है कि 10 गाड़ी है, इररेलेवेंट। मैटर ये है कि स्पोर्ट्स कार है या नहीं। बात समझ में आई? वही चीज होगी। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो दो ही तरीके का है, या तो फाइनाइट है या तो सॉरी, या तो यूनिक है या तो इनफाइनाइट है। तो दोनों ही केसेस को हम कंसिस्टेंट की कंडीशन में मानते हैं। तो हम सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट इफ इट हैज अ सॉल्यूशन। ठीक। आ सॉल्यूशन का मतलब कि एक सॉल्यूशन तो आना ही चाहिए। ठीक है। देयरफॉर बोथ यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन
both unique solution and infinite solutions are considered as consistent. तो होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब एक सवाल आपसे पूछे, अ होमोजीनियस सिस्टम, a homogeneous system ax is equal to 0 is always consistent। होमोजीनियस सिस्टम हमेशा ही कंसिस्टेंट होता है। क्या ये बात सही है? एक बार जरा पॉज करके सोच के बताइए, क्या एक होमोजीनियस सिस्टम को हम हमेशा कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे? सही है या गलत? ये सही स्टेटमेंट, होमोजीनियस सिस्टम हमेशा ही सही है कि कंसिस्टेंट होगा। क्यों कंसिस्टेंट होगा, जरा कारण समझिए। हमने कहा कि आप कंसिडर कर लो, हमने कहा आप कंसिडर कर लो एक सिस्टम ए, मान लो कुछ भी है 2x2 का, या चलो आप इक्वेशन ही ले लो। आपने कहा मेरे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू, या चलो 3 का ले लेते हैं, प्लस 3z इज इक्वल टू 0, और नीचे भी आपने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। आपने ये दो कंडीशन डाल दी, x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब ये सिस्टम कैसा सिस्टम है बच्चों? ये सिस्टम एक होमोजीनियस सिस्टम है क्योंकि सारे bi 0 है। अब हमने कहा कि आप इसका सॉल्यूशन निकालिए। अब इसका सॉल्यूशन कुछ आए, जो भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने एक बात सिंपल सी कही कॉमन सेंस से कि एक्स वाई जेड के सामने क्या है? 0 है। तो अगर हम एक्स को वाई को जेड को 0 ही रख दें तो वो तो सॉल्यूशन होगा ही ना। बाकी क्या सॉल्यूशन आ रहे हैं हमको फर्क ही नहीं पड़ता। हमने कहा बाय कॉमन सेंस, बाय कॉमन सेंस आप पुट कर दीजिए x को, y को, z को 0। जब आप x को, y को, z को 0 कर दोगे तो आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तो शॉर्टकट हो गया ना। बड़ा ही तुच्छ टाइप का सॉल्यूशन है, मतलब कि बड़ा ही ट्रिवियल नेचर है इसका। ये तो बड़ा ही समझदारी चालाकी कह लीजिए, बड़ा तुच्छ कह लीजिए, कि मतलब बिना मेहनत किए हमने कह दिया कि एक सॉल्यूशन तो तुमको हम देंगे ही देंगे, एक सॉल्यूशन तो हम तुमको देंगे ही देंगे। अब इसके अलावा और सॉल्यूशन आ रहे या नहीं आ रहे वो एक अलग मैटर है, वो हम कैसे निकालते हैं वो टोटली डिफरेंट कहानी है, पर एक सॉल्यूशन तो गारंटीड है ना। तो हमने कहा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0 इज अ गारंटीड सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है ये तो बेटा गारंटीड सॉल्यूशन है, तो मिलना ही मिलना है, इसका तो कोई वो ही नहीं है कि ना मिले। ये गारंटीड सॉल्यूशन है। क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई? ये तो गारंटीड सॉल्यूशन मिलना ही है, तय बात है। तो क्योंकि एक होमोजीनियस सिस्टम में कुछ मिले ना मिले, सारे एक्साइज 0 करके हमेशा एक सॉल्यूशन मिल जाता है, यानी कि एक सॉल्यूशन मिल रहा है ना। और जब एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो आपका सिस्टम कैसा हो गया? कंसिस्टेंट नहीं हो गया। तो हमने यहां से कहा इन जनरल, यहां से हमने कहा इन जनरल x1 is equal to x2 is equal to x3 is equal to xn is equal to 0 is always a solution। कुछ हो जाए ये तो हमेशा सॉल्यूशन रहेगा, ये तो हमेशा ही सॉल्यूशन है, ये तो हमेशा ही सॉल्यूशन है। देयरफॉर ax is equal to 0 is always consistent। इसीलिए होमोजीनियस सिस्टम को हमेशा कंसिस्टेंट माना जाता है, यानी एक सॉल्यूशन तो आ ही रहा है। अब भाई अगर और कोई सॉल्यूशन नहीं आया, अगर और कोई सॉल्यूशन नहीं आया तो हम x1 x2 x3 जितने भी हैं इनको जो 0 माना है हम इसी को अपना यूनिक सॉल्यूशन मान लेंगे, हम इसी को अपना यूनिक सॉल्यूशन मान लेंगे। और अगर इनफाइनाइट आएंगे तो इन जीरोज के अलावा, इन जीरोस के अलावा
और भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। वो कैसे टाइप के होंगे अभी वो कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा। तो फिलहाल हमने देखा दो डेफिनेशंस, एक देखी होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, एक हम लोगों ने देखी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हमारे पास एक और छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है, एक और छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पिवट, PIVOT। एक छोटी सी डेफिनेशन और है जिसे हम लोग पिवट बोलते हैं। पिवट का क्या मतलब होता है आइए समझते हैं। जब आपने कोई भी इक्वेशन लिखी, जैसे आपने एक इक्वेशन लिखी x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन है। अगर हम आपसे ये कहें कि इस इक्वेशन के अंदर पहला नॉन जीरो कोएफिशिएंट कौन है, इस इक्वेशन के अंदर पहला नॉन जीरो कोएफिशिएंट कौन है, तो आप कहेंगे सर 1 है। कैसे? क्योंकि x हमारा पहला वेरिएबल है। देखिए ये तो हमने माना है ना x को पहला वेरिएबल, आप आगे पीछे कर दोगे y हो जाएगा, उससे मैटर नहीं। जो इक्वेशन आपने लिखी जिस भी तरह से, उसके अंदर जो पहला नॉन जीरो कोएफिशिएंट आ रहा है वो क्या है? ठीक है, तो ये 1 हुआ। तो ये मेरा पहला, जो सबसे पहला नॉन जीरो कोएफिशिएंट है वो हुआ। अगर हमने आपको एक इक्वेशन दे दी इस तरीके की, हमने कहा 0x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 1। अब यहां पे आपका पहला नॉन जीरो कोएफिशिएंट कौन है? तो जीरो है, रिजेक्ट हो गया। -2 मेरा पहला नॉन जीरो कोएफिशिएंट, -2 मेरा पहला नॉन जीरो कोएफिशिएंट। हमने आपसे कहा कि आप एक इक्वेशन ले लो 0x प्लस 0y माइनस 3z इज इक्वल टू 7 या प्लस 3z इज इक्वल टू 7। अब आप कहोगे सर मेरा पहला नॉन जीरो कोएफिशिएंट कौन है? 3। तो हम क्या तलाश रहे हैं? किसी भी इक्वेशन का जो पहला, पहले का मतलब होता है लीडिंग, लीडिंग पहला नॉन जीरो कोएफिशिएंट। तो ये जो लीडिंग या पहला नॉन जीरो कोएफिशिएंट किसी भी इक्वेशन के अंदर आए, इसको ही बोला जाता है पिवट। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि पिवट हमेशा 1 होना चाहिए, ऐसा वो मतलब एग्जाम्पल देख देख के रट लेते हैं कि पिवट 1 होना चाहिए। नहीं, पिवट कुछ भी हो सकता है, 3 माइनस 2 15 50। पिवट जब 1 होता है तो मेरे लिए वो अच्छी बात होती है। मेरे मन का खाना बन जाए बढ़िया बात है, पर अगर मन का खाना नहीं बने और भूख लगी हो तो वो भी हम खा लेंगे। समझ रहे? मेरी चाह ये है कि मेरे मन की चीज हो जाए, नहीं हो रही है तो चीज होना चाहिए, बस इतना डिफरेंस। तो पिवट 1 नहीं होना चाहिए हमेशा। ठीक है, आप उसको 1 बना हमेशा सकते हो और 1 होना आपके लिए फायदेमंद है, बट 1 होना कंपलसरी नहीं। तो बच्चों पिवट क्या होता है? व्हाट इज पिवट? द लीडिंग या फर्स्ट, द लीडिंग या फर्स्ट नॉन जीरो कोएफिशिएंट, द लीडिंग या फर्स्ट नॉन जीरो कोएफिशिएंट of an equation is called as pivot, is called as pivot। ठीक, जैसे कि अगर आपको हमने एक मैट्रिक्स दे दी ए, अब एक्चुअल एप्लीकेशन देखिए, हमने आपको एक मैट्रिक्स दे दी ए, ये हमने रख दिया 3 माइनस 2 1 0 4 4 0 0 7। हमने एक इक्वेशन आपको दे दी। अब इसमें जो पहली वाली रो है, पहली रो, इसका लीडिंग नॉन जीरो कोएफिशिएंट है 3, दूसरी रो में लीडिंग नॉन जीरो कोएफिशिएंट है 4, तीसरी रो में लीडिंग नॉन जीरो कोएफिशिएंट है 7 है। तो इनका पिवट हो गया क्या? इनके पिवट्स क्या क्या हो गए? पहली वाली रो का पिवट हो गया 3, दूसरे का 4, तीसरे का 7। हमने कहा कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी 0 0 3 4 1 0 0 0 6 1। क्या हुए पिवट? पहली वाली रो के अंदर लीडिंग नॉन जीरो एंटी है 3, दूसरे के अंदर है 6, तो मेरे पिवट्स क्या हो जाएंगे? 3 और 6। ठीक है, आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। पिवट होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस और कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट।